चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोग हमारे यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, इसके जो बेस्ट एमसीक्यूज है जो कि आपको मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है उसका डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। इससे पहले बेसिक चीज मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 चैप्टर 1 के ही मैंने बहुत ही बढ़िया सुपर 11 एमसीक्यू ओनली, सिर्फ 11 एमसीक्यू, इसका भी एक वीडियो रखा हुआ है जो कि आपको देखना है, एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यूनिट 1 का पूरा रिवीजन वीडियो भी अवेलेबल है जो भी आपको देखना है, ताकि आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तो ये सारे के सारे एमसीक्यू आपको बहुत ही जल्दी याद आ जाएंगे, जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा डिटेल पैम्पलेट है वो भी साथ में रखना। मतलब एट प्रेजेंट आपके साथ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऐप पर बाद में वीडियो देख रहे हैं, वो सब एमसीक्यू की बुकलेट वो साथ में रखें, जिसमें यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 ये पैम्पलेट आपको अपने साथ रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग, साथ में यूनिट 1 चैप्टर 1 का पैम्पलेट भी रखो, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी एमसीक्यू या आंसर आया है तो वो कहां से आया है, कैसे आया है, वो अगर आपको चेक करना है तो वो डिटेल वाले पैम्पलेट में आप चेक भी कर पाओगे, ठीक है। अगर अभी नहीं है आपके पास तो भी डोंट वरी, मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला ही हूं। मैंने दोनों पैम्पलेट साथ में ही रखे हैं। ये अपना पूरा डिटेल स्टडी वाला पैम्पलेट है और ये अपने एमसीक्यू वाले पैम्पलेट है जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहां पर आपको दिखाने ही वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। हम लोग कोशिश करेंगे 50+ एमसीक्यू है तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर सके। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को। चलिए लेट्स सी कितने टाइम में हम लोग हमारे सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर पाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो जल्दी से हो पाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला, द समेशन ऑफ, समेशन का मतलब होता है टोटल, समेशन मतलब टोटल, सम टोटल, सरवाड़ो ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारी की सारी चीजें इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंस बाकी के, तो उसके टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसका आंसर रहेगा ओवरहेड। ये चीज ऑलरेडी आपको आ चुकी है, देखो ओवरहेड कंप्राइजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ, देखो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज यानी कि सैलरी बेनिफिट एक्सपेंसेस वगैरह सब, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। तो अगर यही सारी चीजें डायरेक्ट होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको क्या बोलते हैं। चल याद करवाता हूं, यहां पर देखिए कहीं पे इसी पेज पर मिल जाएगा। चलिए इतने में से ही मिल जाएगा, 23, 24, 25। देखो प्राइम कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो प्राइम कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर डायरेक्ट की बात हो तो प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट की बात हो तो ओवरहेड, ठीक है। मेन एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, क्योंकि अगर एमसीक्यू ट्विस्ट करके आता है तो आपको ऐसा ना हो कि सर हमने इनडायरेक्ट प्रिपेयर किया था, डायरेक्ट तो आया ही नहीं। जब ये टॉपिक पढ़ाया था तभी भी मैंने कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उस वक्त पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके पास हो तो उसके अंदर मैंने सारी चीजें टिक मार्क करवाई हुई है, ठीक है। चलिए सेकंड एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव कहे या पर्पस कहे या गोल कहे तो एक ही हुआ, असर्टेनिंग कॉस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट। इसमें से कौन सा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हमने किया हुआ है। तो असर्टेन कॉस्ट मतलब कॉस्ट पता करनी है और कॉस्ट कंट्रोल भी करनी है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट ने આપણે कंट्रोल કરી, અંકુશ કરીએ કે શક્ય એટલો અનનેસેસરી ખર્ચો ઘટે, और साथ में कॉस्ट एसर्टेन भी करनी है। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, पहला और दूसरा ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव सही है। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सही दे एक गलत दे, तो फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, बोथ फॉल्स, इस तरह से ऑप्शंस दे सकते हैं। थर्ड, मैच द फॉलोइंग कॉस्ट विथ प्रॉपर क्लासिफिकेशन। देखो प्रॉपर क्लासिफिकेशन अपने को करना है, तो पहला इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस इन रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और एज पर फंक्शन। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला टॉपिक याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, देखो ये पूरा टॉपिक, इसमें से बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस में क्या आता है, मटेरियल, एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड। तो यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो ये है बाय नेचर
तो यहां पर बाय नेचर में कौन सा जाएगा, बाय नेचर में कौन सा जाएगा, पहला ही दिख रहा है मटेरियल कॉस्ट, पैम्पलेट में से ही है सारी चीजें, तो आप मैच करो, ये यहां पर मैच हो रहा है, मटेरियल बाय नेचर हो रहा है। उसके बाद इन रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर देखते हैं कौन सा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर बाय फंक्शन। चलो फंक्शन के हिसाब से कौन सा हो रहा है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट कॉस्ट। पैम्पलेट में देखना, इसमें से यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एज पर फंक्शन में, एज पर फंक्शन में ये दो ही बचे, इनडायरेक्ट कॉस्ट या फैक्टरी कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्टरी कॉस्ट, तो यहां पर ये मैच होगा 1 के साथ बी, फर्स्ट वाला, यस। तो अभी ऑब्वियसली फैक्टरी कॉस्ट, सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट इन रिलेशन टू, एक मिनट, हाँ, और ये एज पर फंक्शन, तो यहां पर फर्स्ट वाला बी के साथ, पहले ही देखते हैं, फर्स्ट वाला ए के साथ है, फर्स्ट वाला सी के साथ है, फर्स्ट वाला बी के साथ है। अगर एक भी पता चलता है ना आपको, तो दो तो वहीं पे कट आउट हो गए। अभी आपको रिस्क भी लेना है ना, तो बाकी के दोनों में से ही लेना है। फर्स्ट भी आपको कोई भी एक भी क्लिक हो जाता है, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं बाकी के एमसीक्यू के लिए, बाकी के ऑप्शंस के लिए। सेकंड के साथ सी, एज पर फंक्शन, देखो एज पर फंक्शन ऊपर गया, बाय फंक्शन, देखो बाय फंक्शन में प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, कन्वर्जन। यहां पर एज पर फंक्शन में फैक्टरी कॉस्ट जो आया वो इसके हिसाब से ये है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट એટલે डिस्ट्रीब्यूट करो, वहेंचવું, जनरल फैक्टरी एक्सपेंसेस। जनरल फैक्टरी एक्सपेंस को हम कौन से बेसिस पे अपोर्शन करेंगे, अपोर्शन करेंगे मतलब वहेंचीसु। तो जनरल फैक्टरी एक्सपेंस है तो उसको डायरेक्ट वेजेस के प्रपोर्शन में, मतलब कितना वेजेस किसको पे किया हुआ है, क्या बोला है, जनरल फैक्टरी एक्सपेंस, उसको हम अपोर्शन करेंगे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अभी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, अगर आपने वो रिवीजन वाला सेशन ना देखा हो, तो वो देखने के बाद फिर ये एमसीक्यू करोगे तो भी ग्रिप आएगी, ये देखने के बाद फिर से आप एमसीक्यू रिफर करोगे तो भी सारी चीजें क्लियर होगी। पहली बार करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लगेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, कैलकुलेटिव नहीं है कि फटाफट फटाफट कर दिया, याद करना पड़ेगा कि कहां से कौन सा टॉपिक आ रहा है, वर्ड में भी ट्विस्टिंग हो सकता है। चलो, जनरली टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉलोस, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो वो फॉलो करती है बैच कॉस्टिंग, क्योंकि वो पर्टिकुलर बैच में प्रोडक्शन करेंगे। भाई चलो हाथी बनाने हैं, फिर घोड़े बनाने हैं, बैच होगी एक, ये एक बैच का पूरा प्रोडक्शन एक साथ होगा। तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो फिर फॉलो करेगी बैच कॉस्टिंग। देन सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स ईंटो આવી ગયેલું છે, तो यूनिट कीधું છો, यूनिट मतलब मेजरमेंट किसमें होगा, जैसे हम लोग केजी में मेजरमेंट करते हैं या सेंटीमीटर में, फीट में, हाइट है तो सपोज फीट में मेजरमेंट करते हैं, वेट है तो किलोग्राम में मेजर करते हैं। वैसे ही अगर ब्रिक्स इंडस्ट्री है तो वो किस में मेजरमेंट करेगी, तो पर ईंट वो मींस जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो नहीं ढूंढेगी, वो करेगी पर 1000 ब्रिक, मतलब जो भी होगा वो 1000 ब्रिक पर कॉस्ट क्या हो रही है। जैसे सीमेंट है तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो पर केजी वो लोग प्राइस नहीं असर्टेन करेंगे, प्रोडक्शन बहुत बड़ा होता है। सिमिलरली आप ईंटों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो मेजर होता है, यहां पर देखो सुटेबल कॉस्ट यूनिट वो होगा पर 1000 ब्रिक्स। देन समेशन ऑफ, ये तो आ गया ऊपर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज नोन एज ओवरहेड। रिपीट कौन से नंबर का आया आगे, फर्स्ट एमसीक्यू ही है ये, वहां पर आप चाहो तो लिख दो, डायरेक्ट हो जाता है ये सब तो वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगी, जो मैंने आपको आगे भी समझाया। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी आ गया, क्या है यार, एमसीक्यू नंबर 2, 4 है या 2 है, 2। चलो ये नया है, मैच सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर फॉलोइंग। देखो कॉस्ट यूनिट मेजर कर दो,
कॉस्ट यूनिट जो अभी हमने देखा ना कि ईंटों के लिए पर 1000 होता है, वैसे ही गोल्ड है तो गोल्ड हम किस में मेजर करते हैं, पर 1000 मेजर करते हैं, लॉजिकल बात है। पर लीटर मेजर करते हैं, 1 लीटर गोल्ड लेने के लिए जा रहा हूं सर, गोल्ड मिल्क की बात कर रहे हैं यहां पर, गोल्ड मतलब सोनू। पेट्रोल होगा तो वो किस में हम मेजर करते हैं, ये ब्रिक्स का तो अभी आया था, और गोल्ड और तो चलो 1 के साथ बी मैच होता हो ऐसा, 1 के साथ सी है, 1 के साथ बी है, ये हो सकता है। फिर 2 के साथ क्या है, सी, तो 2 के साथ तो ए दिया, चल निकल। 1 के साथ ए बोला, ये तो गलत पहले ही, 1 के साथ बी, 2 के साथ सी एंड 3 के साथ ए है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? चलो 10th, द समेशन ऑफ डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, या तो फिर उसका दूसरा नाम मैं अभी भी बहुत बार बता चुका हूं, प्राइम कॉस्ट। वहीं पर लिख दो दूसरा नाम, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। अगर डायरेक्ट कॉस्ट ऑप्शन में ना दिया हो तो प्राइम कॉस्ट ऑप्शन में ना दिया हो तो डायरेक्ट कॉस्ट, दोनों ही हो सकते हैं। देन कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो कंट्रोलिंग, सॉरी एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़ के बाकी की सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर होती है। तो कंट्रोलिंग तो हमने पहले ही देखा, ऑब्जेक्टिव सेकंड नंबर का एमसीक्यू, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ही है कंट्रोलिंग। प्लानिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, नहीं सॉरी प्रॉफिट कॉस्टिंग है, हाँ प्रॉफिट शेयरिंग होता तो वो तो गलत है, वो नहीं होता है, ये आएगा प्रॉफिट शेयरिंग, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। चाहो तो लिख दो, प्रॉफिट शेयरिंग किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जो आप FY BCom में पढ़ते थे, जो आप 11th 12th में पढ़ते थे, उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग हम करते थे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोलिंग हो सकता है, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है, प्रॉफिट कॉस्टिंग हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं आता है। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये अभी पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला देखा ही हमने, ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर क्या कहा है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द कॉस्ट, हम कॉस्ट को ग्रुप करेंगे, क्योंकि जितनी भी मटेरियल वाली एक साथ हो जाओ, एम्प्लॉय रिलेटेड है वो एक साथ हो जाओ, बाकी का है एक साथ हो जाओ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को, खर्चों को हम लोग ग्रुप में इकट्ठा कर रहे हैं एज पर देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम बोलेंगे, कॉस्ट को हमने क्लासीफाई किया। भाई तुम इसमें आ जाओगे, आप फॉर एग्जांपल MS यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, चलो FY वाले अलग, SY वाले सारे इधर आ जाओ, TY वाले इधर आ जाओ, तो ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन। भाई सबके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप सब FY के स्टूडेंट हो, आप सब SY के स्टूडेंट हो, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हमने कॉस्ट को अगर ग्रुप में इकट्ठा करते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देन मैच द फॉलोइंग कॉस्ट विथ इट्स प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ये आ चुका है ऊपर भी, उसके जैसा ही है। देखो डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब किसके हिसाब से होता है, इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रहना ही चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट सेंटर। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देखो अभी हमने देखा था, देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट किसके हिसाब से है, बाय फंक्शन। तो यहां पर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज पर फंक्शन, ये यहां पर मतलब सेकंड वाले के बाजू में सी, आप ऐसा भी लिख सकते हो, फर्स्ट के बाजू में बी, वर्किंग के लिए फर्स्ट के बाजू में बी, सेकंड के बाजू में सी, ताकि मिल जाए, यहीं से आप आंसर ढूंढ सकते हो। थर्ड बैच कॉस्ट, बैच कॉस्ट किसके हिसाब से होता है, देखना है बाय नेचर ऑफ कॉस्ट। देखो इसमें लिमिटेड 3 ही दिया है, बट ये बैच कॉस्ट में आएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस, सॉरी ये तो नेचर ऑफ बिहेवियर है, वही मैं सोचूं ऐसा क्यों दिख रहा है, ये रहा देखो, है बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। बैच कॉस्ट बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन और ऑपरेशन, टेम्पलेट में से ही है, आप आराम से ढूंढ सकते हो। और मैंने कहा कि ये याद ना हो तो यूनिट 1 के सारे सेशंस ऐप पर अवेलेबल है, वो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेबर कॉस्ट, अभी ये तो ऑब्वियसली एक ही बचा है, तो जो बचा है उसके साथ ही चला जाएगा। नेचर ऑफ एक्सपेंस, तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट,
मैच द फॉलोइंग, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। CAS, पहले तो CAS का फुल फॉर्म क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे CAS होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो CAS1 जो है दैट इज, जो कि हमारा पहले ही यूनिट का पार्ट है, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के साथ डील करता है CAS1। 7 वाला ये जो है ना CAS2 इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा उसके बाद वाला पार्ट आता है वो, एंड CAS6 यानी कि अपना मटेरियल कॉस्ट। ये दोनों तो आपको आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो रखा हुआ है, CAS7 के ऊपर, CAS6 के ऊपर, ये सारे के सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी रखा है मैंने, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कंपलसरी याद रखना पड़ेगा। CAS1 वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो अपना यूनिट 1 चैप्टर 1 है वो। देन CAS7 जो कि डील करता है विथ एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड CAS6 दैट इज विथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। Blank represents the resources that have been sacrificed to attain the particular objective। देखो resources that have been sacrificed मतलब आपने जे वस्तुओं सैक्रिफाइस करी, खर्ची, ऑब्वियसली खर्ची मतलब कॉस्ट। भाई हमने इतना इतना दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक मैगी का पैकेट बनाने के लिए हमने ये चीज लगाई, ये चीज लगाई, ये चीज लगाई, मतलब इतना सैक्रिफाइस किया, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। कुछ खास नहीं है बट याद रखना है इसमें। इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी असेंबली शॉप इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल मतलब कार, व्हीकल, व्हीकल प्रोड्यूसिंग कंपनी हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि व्हीकल इंडस्ट्री। असेंबली शॉप, असेंबली शॉप जहां पर इकट्ठा होता है सारी चीजें, बॉडी पार्ट बनाया है, इंजन बनाया हुआ है, टायर बनाए हुए हैं, फिर उन सबको असेंबल करेंगे तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए ही वही चीजें करनी होती है। कार बनानी है तो देखो क्या करना पड़ेगा, कार के लिए भी बॉडी पार्ट बनाया है उसको मर्ज करो, उसके अंदर इंजन उसको फिक्स करो, सीट फिक्स करो, म्यूजिक सिस्टम फिक्स करो, तो ये सब असेंबली करना है। असेंबली करना है मतलब इकट्ठा करना है, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का ही हिस्सा है, प्रोडक्शन का ही हिस्सा है मतलब। देन 17 इन वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी, किसके हिसाब से? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज पर CAS1। देखो CAS1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के साथ ही। ऊपर भी हमने देखा तो यहां पर भी देखो, ये आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो यहां पर पता चल जाएगा। सपोज ये दोनों MCQ पूछे हुए हैं, ऊपर वाला याद नहीं है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के साथ कौन सा CAS जुड़ा हुआ है, तो यहां पर देखो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय ट्रेसेबिलिटी एज पर CAS1, तो CAS1 कनेक्टेड है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के साथ। तो ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से पैम्पलेट ओपन करो और देखो, देखो ट्रेसेबिलिटी कौन कौन सा ऑप्शन दिए अपने को? फिक्स, इनडायरेक्ट, बैच, ऑपरेशन। तो ऑब्वियस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये आता है नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी के अंदर। अब यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला हो या इनडायरेक्ट दूसरा मतलब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय एक्सपेंस बोला हो, इनडायरेक्ट मटेरियल बोला हो, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल बोला हो, सिर्फ डायरेक्ट लेबर बोला हो, कुछ भी हो, तो वो आता है यहां पर ट्रेसेबिलिटी के अंडर में। तो ध्यान रखना, आप ऐसे रटना मत कि सिर्फ यही MCQ करके गए हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय एक्सपेंस यानी कि लेबर दे दे, इनडायरेक्ट मटेरियल दे दे, डायरेक्ट एक्सपेंस दे दे, तो वो सब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखो बाय ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे ट्रेसेबिलिटी के अंडर में ही आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही दिए, उसकी जगह पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी। चलो उसके बाद कैरेज एंड कार्टेज एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर ट्रीटेड एज, देखो मेन यहां से पता चल जाना चाहिए, इनडायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है? ओवरहेड। डायरेक्ट प्राइम के साथ, इनडायरेक्ट ओवरहेड के साथ, स्टार्टिंग वाला MCQ में ही देखा, तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट होता तो ऑब्वियस है डायरेक्ट कॉस्ट आता, ये तो इनडायरेक्ट बोला है तो ये तो पहले ही निकल जाएगा।
एबनॉर्मल कॉस्ट तो ये है ही नहीं, और ऑल ऑफ दीज आ नहीं सकता क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बचा सिर्फ ओवरहेड। देन 19 इन केस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, ये आपको पता ये कॉमन है। द कॉस्ट यूनिट इज, देखो ग्राम हमने देखा था, पर इसके अंदर भी पर 5 ग्राम होता है, पर 10 ग्राम होता है, पर 100 ग्राम या पर कस्टमर। तो आप प्राइस कभी भी निकालते हो गोल्ड की, तो आपको गोल्ड की प्राइस जो भी देखने को मिलती है ना, 1 तोला नहीं, 1 तोलो कैसे, 1 तोलो मतलब कितना, 10 ग्राम। ये तो ऐसे बताने की जरूरत ही नहीं है, इंडियन फैमिली को ये पता ही होता है। तो पर 10 ग्राम होता है, पर ग्राम नहीं होता है, पर 10 ग्राम होती है प्राइस। ठीक है, જે પણ ભાવ ચાલતો હોય તમે ન્યૂઝપેપરમાં બી જોશો, આજનો સોનાનો ભાવ એટલે પર 10 ગ્રામ 1 તોલાનો જ ભાવ હોય, બરાબર, 50 તોલા એવું લખીને નહીં આવી જતા. देन ब्लैंक इज द एग्रीगेट ऑफ, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस, स्टार्टिंग पहले ही एमसीक्यू में लिखवा दिया था, प्राइम कॉस्ट या फिर दूसरा नाम डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जैक्टली, जब डायरेक्ट लिखा था वहां पर हमने प्राइम लिख दिया। चलो देन 21 द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, डिजाइन एंड लेआउट, ड्राइंग, डिजाइन एंड लेआउट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो एबनॉर्मल तो है नहीं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये दोनों में आप सोच सकते हो, भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जाएगा, यहां पे या यहां पर आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल तो ये है ही नहीं, क्योंकि ड्राइंग करना, डिजाइन करना, लेआउट बनाना तो वो मटेरियल का हिस्सा तो है ही नहीं, तो या तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। तो आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके पहले आपको उसकी डिजाइन तो रेडी करनी ही पड़ेगी ना, डिजाइन बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे, और उसी के बाद तो मेन चीज प्रोड्यूस होती है, रिसर्च करते हैं वो वाला, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। देन 22 ब्लैंक रिफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग, देखो कॉस्टिंग, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ब्लैंक रिफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसेस, जो डेफिनेशन हमने की थी ना उसमें देखो पैम्पलेट में, जो डिटेल वाला पैम्पलेट है उसमें आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा, स्टार्टिंग वाली ही डेफिनेशन है। देखो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट दिख रहा है, यहां पर ही आपको ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो यहां पर अपना आंसर आएगा कॉस्टिंग, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। देन इफ अ कॉस्ट कैन बी असाइंड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे, इट शैल बी टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोला है, कॉस्ट कैन बी असाइन, असाइन मतलब अटैच, उसके साथ हम लगा सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल वे, फिजिबल यानी कि प्रैक्टिकल, कि ये इस पर्टिकुलर खर्चे को इस चीज के साथ एसोसिएट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो वो डायरेक्ट हो गया ना, क्योंकि पता चल सकता है कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, इनडायरेक्ट है ही नहीं। चलो चलो उसके बाद इन केस ऑफ ब्रिक्स, ऑलरेडी आगे आ चुका है, ब्रिक्स मेकिंग पर 1000, then blank shall be the aggregate cost related to a cost unit which consists of a group of similar article। आगे ही आ चुका है इसका एमसीक्यू, सिमिलर चीजों को, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला एग्जांपल आया, ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल ऑफ गुड्स और सर्विसेस। आर्टिकल मतलब वस्तु, मैं कीधું ને કે ભાઈ હાથી ઘોડાનું એક ગ્રુપ બનશે કે બધા હાથી બનાવે છે, બધા ઘોડાના ટોયસ બનાવે છે, ટોયસ एग्जाम्पल टॉयज इंडस्ट्री, जो ऊपर एमसीक्यू में आ गया। कौन से नंबर का एमसीक्यू था वो, कौन सा, एमसीक्यू नंबर 5। तो आपको रिलेवेंस भी पता भी चलेगा कि हाँ यहां पर जो बोला है और ऊपर जो एग्जांपल दिया था वो दोनों मैच हो रहा है, समझ में आएगा। देन ब्लैंक आर कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, डू नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, डू नॉट चेंज, विच चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। आप एक्टिविटी बढ़ाओ या एक्टिविटी कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम से ही पता चल जाता है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं हो, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, बट टोटल फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहेगा। हाँ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी वो कम होगा, बट टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने वो प्लेन वाला एग्जांपल लिया था कि भाई इसमें ये फिक्स है, इसके अंदर कुछ लेवल तक फिक्स है, फिर वो बढ़ता जाता है, चेंज होता जाता है।
देन ब्लैंक इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस बाय नेचर। ये ऑप्शन जो दिए है उसके हिसाब से बैच कॉस्टिंग ही आएगा इसमें। एनी एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोडक्ट एटसेट्रा फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देखो यहां पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी कॉन्ट्रा कॉस्ट सेंटर फॉर विच कॉस्ट आर एसर्टेन, देखो है यहां पर भी, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देन एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, देखो एबनॉर्मल कॉस्ट है तो कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड, नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल तो होता ही है, एबनॉर्मल मतलब नॉट नॉर्मली इनकर्ड, नॉर्मली ये नहीं होता है, अचानक से हो जाता है या सडन सिचुएशंस आ जाती है जिसमें होता है, तो वो होता है एबनॉर्मल। तो ये नाम से ही पता चल जाता है, नॉट नॉर्मली इनकर्ड। देन कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट रूपांतर, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इनटू, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन कॉस्ट को में देखो रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस होता है, बट सिर्फ रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस पे लाके छोड़ नहीं देते, अल्टीमेटली अपने को फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना होता है। कन्वर्जन मतलब रूपांतर, काचा माल ने पाको माल तैयार કર્યો ત્યાં સુધીની કોસ્ટ। તો અહીંયા रॉ मटेरियल टू વીઆઈપી સાચું છે, ડબ્લ્યુઆઈપી સાચું છે, બટ આના પછી આ ડબ્લ્યુઆઈપી ને પણ ફિનિશ ગુડ્સ માં કન્વર્ટ કરવાનું હોય છે। તો रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स नहीं, तो आगे रॉ मटेरियल थी वर्क इन प्रोग्रेस आयु ત્યાં સુધીનું શું, અને फिनिश गुड्स टू सेलेबल गुड्स नहीं, એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માં આવે। फिनिश गुड्स टू सेलेबल गुड्स में याद करो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आवे, तो अहींया रॉ मटीरियल टू फिनिश गुड्स तो ये आवशे आपणुं कन्वर्जन कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच डू नॉट चेंज, वैसे भी अभी ऊपर आ गया एमसीक्यू नंबर 29, देखो ये एमसीक्यू नंबर 29 पर सही है, एमसीक्यू नंबर 29 आप रिलेवेंस लगा सकते हो ताकि आपको पता चले कि कहां से क्या हो रहा है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ हिस्टोरिकल डेटा एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, दोनों सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना वो सिर्फ हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट हिस्टोरिकल डेटा भी यूज किया जाता है एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी रखा जाता है, क्योंकि अपने को कितने में सेल करनी है प्रोडक्ट ये डिसाइड करना है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना जो आपको सैम 4 में आएगा, वो फ्यूचरिस्टिक होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। एफआईबी को में आ चुका है आपको ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअली में तो 11th स्टैंडर्ड से आया है, 11th स्टैंडर्ड पार्ट 1 चैप्टर 1 में जाओ तो वहां पर आया हुआ है, एफआईबी कॉम में भी आया हुआ है, जिसमें आपको पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल एज वेल एज फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। देन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और अ कॉस्ट यूनिट आर एग्जांपल ऑफ, अभी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके साथ साथ इनडायरेक्ट भी हो, अभी आगे देख लिया था ट्रेसेबिलिटी, देखो 6 के 6 याद रखना है, डायरेक्ट हो, डायरेक्ट के 3 या इनडायरेक्ट के 3, वो सभी ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन में जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन देखो ट्रेसेबिलिटी है डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट और उसके अलावा 3 इनडायरेक्ट, 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 मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस यानी कि ओवरहेड, तीनों डायरेक्ट हो या तीनों इनडायरेक्ट हो, ये 6 के 6 क्लासिफिकेशन होते हैं एज पर ट्रेसेबिलिटी, तो ये भी आगे आ चुका है एमसीक्यू। देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ब्लैंक इन नेचर, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल इन नेचर, सेमी वेरिएबल इन नेचर, फिक्स्ड इन नेचर नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, पर यूनिट बोला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये फिक्स्ड इन नेचर, एक मिनट टिक करो तो आएगा वेरिएबल इन नेचर। वेरिएबल कॉस्ट टोटल हो या पर यूनिट हो, जैसे ही एक्टिविटी चेंज होगी, अरे नहीं माय मिस्टेक, कंटिन्यू ही रखो, फिक्स्ड इन नेचर ही रहेगा, टोटल उसकी वजह से चेंज होता है, दिस इज माय मिस्टेक। देखो पर यूनिट 2 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, अभी ध्यान से समझो क्यों फिक्स रहेगा, क्यों वेरिएबल नहीं रहेगा, टोटल चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल
एक पेन मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए 2 रुपए का मटेरियल लगेगा, ठीक है। अभी मुझे एक पेन बनानी है तो कितने रुपए का खर्चा होगा? 2 रुपए का, क्योंकि मैंने बोला कि एक पेन बनाने के लिए 2 रुपए का खर्चा होगा। 20 पेन बनानी है, 20 पेन बनानी है तो कितना खर्चा होगा? 40 रुपीज। देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बढ़ रहा है। मैंने एक्टिविटी बढ़ाई, 20 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 40 रुपीज हो गए। सपोज 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो 100 इंटू 2 200 रुपीज, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। अभी मेरे को जानना है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, तो 200 डिवाइडेड बाय मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 100, तो 200 डिवाइडेड बाय 100, 2 रुपए ही आएंगे। मैंने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो 20 इंटू 2 किया तो 40 यूनिट, 40 रुपीज ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुई। अभी मेरे को पर यूनिट जानना है तो 40 डिवाइडेड बाय मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 20, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो 2 ही आएगा। एक पेन मैंने मैन्युफैक्चर की तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 थी, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही? 1 रुपीज ही। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम फिक्स, पर टोटल जो है वो चेंज होगा। यहां पर क्या बोला है देखो, कॉस्ट पर यूनिट, इसको टिक मार्क करना और यहां पर लिख दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो क्या होगी? चेंज होगी, मतलब चेंज या वेरिएबल रहेगी। जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना कम होगा, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। हां, यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करता हूं कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो कैसी होगी? जितना प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, सपोज इंक्रीज कर रहा है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहली बात, फिक्स कॉस्ट कैसी होती है? फिक्स रहती है या चेंज होती है? फिक्स रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप ज्यादा प्रोडक्शन करो या कम करो वो सेम रहेगा। अभी मैं पूछ रहा हूं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वो क्या होगी? फिक्स रहेगी या वेरिएबल होगी? वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि मुझे 1000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल किराया देना ही है, ठीक है, 1000 रुपए का ये फिक्स है। अभी मैं 10 यूनिट मैन्युफैक्चर करूंगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 पर यूनिट 100 रुपीज की मेरी फिक्स कॉस्ट हुई। अभी मैं सपोज 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो 1000 डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट तो मेरी फिक्स ही है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 तो 1 रुपया हो गया फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या हुई? कम हुई। लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाओगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज। सिमिलरली अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो विद चेंज इन द एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनो, एमसीक्यू ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, जबकि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वो चेंज होगी मतलब आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम किया तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल होती है मतलब चेंज होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो इंक्रीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, विद डिक्रीज इन एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज। जबकि फिक्स कॉस्ट का ऑपोजिट है, आप एक्टिविटी बढ़ाओ या कम करो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड क्या आप एक्टिविटी बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। देन 35, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में बी आइदर, प्री डिटरमाइंड पहले से डिसाइड किया हुआ है, नाम से ही पता चल जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे अपने को टारगेट रखना है कि 10 रुपए के अंदर ये चीज प्रोड्यूस हो जाए तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, भाई 10 रुपए के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये प्री डिटरमाइंड या स्टैंडर्ड या एस्टिमेटेड, ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही हुआ। देन इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू, वेरिएबल कॉस्ट देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज होगी? प्रोडक्शन बढ़ाओगे इसलिए या कम करोगे इसलिए? बढ़ाएंगे इसलिए, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन। टोटल मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं जिसके लिए 2 रुपए का मेरा मटेरियल यूज हो रहा है, तो 2 इंटू 2 4। अभी मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसके लिए 2 रुपए पर यूनिट मेरे को लगेंगे, तो 10 इंटू 2 20 बढ़ गया। मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है कि मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वो नहीं बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी ये बुकलेट है, समझो आपको जो एमसीक्यू की बुकलेट दी हुई है वो एमसीक्यू की बुकलेट या रिवीजन की बुकलेट, तो उसके अंदर जितना हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे
उतना ऑब्वियस है कि हमारा टोटल खर्चा उसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर मैं चाहे जितनी भी ये प्रोड्यूस करूं, मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल है, एक पेज का 1 रुपया प्रिंटिंग का खर्चा होगा, तो मैं एक पेज करवाऊं तो 1 रुपया, 1000 पेज करवाऊं तो टोटल खर्चा 1000, पर यूनिट कितना हुआ, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 1 रुपया ही हुआ। तो यहां पर ये याद रखना है, जो आगे भी समझा दिया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी व्हेन यू इंक्रीज द प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो डायरेक्ट मटेरियल है तो तब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा मटेरियल यूज होगा, तो ये तो फिक्स हो नहीं सकता, फिक्स पूछा है। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी, एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। अभी डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी आपको ये लग सकता है कि सर ये फिक्स रह सकता है, बट जितना आप एक्टिविटी बढ़ाओगे उतना ऑब्वियस है कि आपका मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट ज्यादा यूज होगा, तो डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है फिर आप कौन सी मेथड, टेक्निक्स यूज करते हो। बट वर्क मैनेजर्स सैलरी देखो, जनरल मैनेजर नहीं है, उसकी फिक्स होती है। वर्क मैनेजर सैलरी वो कैसी होती है, सॉरी यहां पर अपने को पूछा है फिक्स, ये मैनेजर्स सैलरी, अभी वो वर्क मैनेजर हो या जनरल मैनेजर हो, एम्प्लॉय है, सैलरी तो उसको फिक्स ही मिलेगी। चाहे आप यहां पर कितना भी प्रोडक्शन करते हो, ज्यादा करते हो या कम करते हो, जो सैलरी है एम्प्लॉय की, मैनेजर की, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, वर्क मैनेजर हो, सबकी सैलरी फिक्स रहेगी। तो यहां पर पूछा क्या है, फिक्स कॉस्ट। ये चेंज होता है, डेप्रीसिएशन चेंज होता है। चार्जेबल एक्सपेंस, नाम ही है चार्जेबल एक्सपेंस, तो ये चेंज होगा, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो ज्यादा चार्ज होगा, बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड करता है, बट सैलरी विल रिमेन सेम, फिक्स रहेगी। फिर 38 के अंदर हमने 2 पार्ट कर दिए क्योंकि वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू, अभी देखो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स तक। तो यहां पर मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, ये दोनों हुए, बट यहां पर देखो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, ओवरहेड है, ओवरहेड कर दो, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि अदर एक्सपेंसेस, दोनों का टोटल ये कन्वर्जन कॉस्ट में जाएगा। एनी यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेक्टेड, देखो नाम ही कॉस्ट, यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेक्टेड विथ अ व्यू टू एक्यूमुलेटिंग ऑल दैट यूनिट इज कॉस्ट यूनिट, नाम ही है यहां पर, यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेक्टेड, वो कॉस्ट यूनिट। देन 39 ब्लैंक आर, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड आर नॉट रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बीइंग कंसीडर्ड, मतलब पास्ट में हो चुकी है, इनकर्ड इन द पास्ट, बट नॉट रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, मतलब अपने को कोई नया डिसीजन लेना है आने वाले समय के लिए, पास्ट में वो हुआ था बट उसको फ्यूचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है, तो फिर वहां पे उस हो जाएगी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब अभी पहले हुई थी, आगे के डिसीजन के लिए काम नहीं लगेगी। संक, सिंक जैसा मतलब यूजलेस, संक मतलब एक तरह से यूजलेस इंफॉर्मेशन, वे इंफॉर्मेशन है बट अभी आगे के समय में ये काम नहीं लगने वाली है। लाइक गूगल पर से एमसीक्यू के आंसर सर्च करने हैं, तो अभी सर वो तो पास्ट में था बट फ्यूचर में काम लगने वाला है नहीं, ऑफलाइन में થવાનું નથી, ખ્યાલ આવે છે, સરનો આન્સર આવશે, ફ્રેન્ડના આન્સર આવશે, ગૂગલના આન્સર આવશે, તો એ પાસ્ટમાં ઠીક હતું, ફ્યુચરની પ્રિપેરેશન માટે એ કોઈ જ રિલેવન્ટ છે નહીં, તો એ સંક કોસ્ટ થઈ ગઈ, પાસ્ટમાં થયું હતું, ફ્યુચર માટે યુઝલેસ છે, તો એ સંક કોસ્ટ। આ એક્ઝામ્પલ આપ્યો ખાલી। બ્લેન્ક ઇઝ ધ મેઝરમેન્ટ in monetary terms, a definition है of amount of resources used for the purpose of production of goods or services is cost। costing ની definition already આગળ આવી ગઈ, કયા નંબર નો MCQ હતો costing માટે, costing આવી ગયું, cost unit આવી ગયું, cost center આવી ગયું, બધા જ આવી ગયા છે, બરાબર, બધા જ આવી ગયા છે, બધી ડેફિનેશન યાદ રાખવાની છે, મેઇન વર્ડ્સ રિવિઝન નોટ્સમાં તમને બધી વસ્તુઓ મળશે પણ ખરી, એટલે એકદમ કમ્પ્લીટ યાદ રાખવામાં, એક્ઝામના આગળના દિવસે તમારે એટલું બધું ડિટેલમાં નહીં વાંચવું પડે, મેઇન વર્ડ્સ એસોસિએટ કરીને મળી જ જશે તમને। मैच द फॉलोइंग, देखो प्रिंटिंग प्रेस प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग है। केमिकल, तो अभी केमिकल जो है, केमिकल में प्रोसेस होता है, एक चीज यहां पर ये क्लियर हो जाएगी आपको। ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, ऑटोमोबाइल है, जितने भी याद, ऑटोमोबाइल के अंदर मल्टीपल कॉस्टिंग होता है क्योंकि ऑटोमोबाइल के अंदर आपको अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना होता है। तो ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों में से जॉब कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो देखो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर पर्टिकुलर बैच वाइज होता है, पर्टिकुलर ग्रुप वाइज होगा। मुझे फॉर एग्जांपल A4 साइज की प्रिंट निकालवानी है, या फॉर एग्जांपल मुझे SY BCom के MCQ के पैम्पलेट की प्रिंट निकालवानी है, तो ये पूरा एक बैच होगा। फिर TY BCom के MCQ की बुकलेट निकालनी है, SY BCom के सभी सब्जेक्ट के रिवीजन नोट्स की बुकलेट बनानी है। तो ये क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जॉब कॉस्टिंग, स्पेसिफिक जॉब के साथ चलेगा, जॉब बैच। और यहां पर अभी ये बचाइए, तो फर्स्ट के साथ सेकंड, यहां से चेक करना है, फर्स्ट के साथ सेकंड वाला एक ही है। देखो यहां पर तो थर्ड है, यहां पर भी थर्ड है, यहां पर एक है, तो पहले में ये आंसर मिलेगा। पहले में अगर आपने पहले ही ये मैच कर दिया होता, फिक्स है, पहले ये समझ में आ जाता, तो आगे का कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये समझना कैसे, ये समझा रहा हूं आपको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अभी आगे समझाया था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो तो चेंज होता है, एक्चुअली में क्या होगा, चेंज होता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल दिया रेंट का, सपोज मैं 1000 रुपये रेंट दे रहा हूं, अभी 10 स्टूडेंट को पढ़ाऊं या 100 स्टूडेंट को पढ़ाऊं, वो तो मेरा सेम ही रहेगा टोटल, पर यूनिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और यहां पर क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट वो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर क्या पूछा है, ट्रू, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो ये तो गलत है। फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता है। तो ये अपना आंसर गलत है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट। अभी समझा, मैं फॉर एग्जांपल इस जगह का 1000 रुपए का किराया देता हूं, 10 स्टूडेंट को बिठाऊंगा तो भी 1000 देने हैं, 100 स्टूडेंट को बिठाऊंगा तो भी 1000 रुपए देने हैं। तो अगर मेरी एक्टिविटी बढ़ रही है, इंक्रीज इन आउटपुट, 10 की जगह पे 100 बच्चों को बिठा रहा हूं, टोटल 1000 ही है। यहां पर देखो एग्जाम्पल, 1000 रुपीज अपॉन 10 स्टूडेंट्स या 1000 रुपीज, एक्टिविटी बढ़ाई और 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो इसका अमाउंट क्या आएगा, 100। और इसका तो क्या हुआ, अगर मेरी एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई, डिक्रीज हुई। देखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट 10 का 100 हो गया, तो मेरी फिक्स कॉस्ट 100 से डिक्रीज होके 10 हो गई। ये फिक्स कॉस्ट और ये एक्टिविटी, एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई। समझ में आ रहा है? ऐसा ही वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी पूछ सकते हैं। ब्लैंक लॉस इज एन अनअवॉइडेबल, ये वर्ड याद रहना चाहिए, अनअवॉइडेबल लॉस विच अकर्स ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द मटीरियल। मटीरियल का नेचर ही ऐसा है कि ये होने ही वाला, लाइक पेट्रोल है या कुछ केमिकल है तो वो इवेपोरेट होने ही वाले, बाष्पीभवन थे जैसे, તમે ગમે તે કરો तो આ શું છે, નોર્મલ છે, तो इट इज अ नॉर्मल लॉस। ये आपको FY BCom में कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में भी आ चुका है। FY BCom अकाउंट सब्जेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जिसका हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं, लाइक हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, तो ये नॉर्मल नहीं है कि नहीं गाड़ी लेके जाओगे ना तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, पक्का ही है। वो हम लोग इधर उधर देखते देखते चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना, समझ में आ रहा है? तो वो अवॉइड कर सकते हैं और उसके लिए इंश्योरेंस होता है। आप देखो एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस ही होता है। नॉर्मल लॉस तो होने ही वाला है, पक्का पता ही है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल नॉलेज के लिए बताया। तो ये नॉर्मल लॉस। डायरेक्ट मटेरियल इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल वो सीधा प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता नहीं है, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल जिसका यूज क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मटेरियल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, मटेरियल चाहिए। देन डायरेक्ट मटेरियल इज अ, नाम से ही पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल है, आप जितना ज्यादा मटेरियल यूज करोगे ऑब्वियस है कि उतना ज्यादा आपका खर्चा बढ़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मुझे फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल समझो, एक घर बनाना है, एक घर बनाने के लिए मुझे डायरेक्ट मटेरियल ईंट चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स। एक घर बनाने के लिए मुझे 10,000 ब्रिक्स की जरूरत है, तो
मैं 2 घर बना रहा हूं तो ब्रिक्स की जरूरत कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। घर बनाने के लिए ईंट तो डायरेक्ट मटेरियल ही है। अभी जैसे ही मैंने प्रोडक्शन 1 का 2 किया तो वो क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, चेंज हो जाएगा। आप एक्टिविटी बढ़ाओगे या कम करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर, अभी इसमें ध्यान से रखो, ये आप लेबर कॉस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अलग अलग प्लान कुछ लेवल तक फिक्स होते हैं, फिर कुछ लेवल तक आपका प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपने कितनी एक्टिविटी की है, उसके हिसाब से आपको बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। तो कुछ हद तक ये लेबर कॉस्ट कुछ हद तक फिक्स होती है और उसके बाद आपको बोनस मिलना शुरू होता है। तो यहां पर देखो डायरेक्ट लेबर ये क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अप टू सर्टेन लेवल इट इज फिक्स और उसके अंदर फिर चेंज होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, वेजेस कॉम्पनसेशन देने के लिए कौन सी मेथड यूज हो रही है। कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटले इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा हुआ है, इंप्यूटेड कॉस्ट which does not involve cash outlay is called cash outlay या cash outflow। तो it is called imputed cost। इंपॉर्टेंट टिक करना, याद रखना पड़ेगा, पूछा हुआ है। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 एमसीक्यू दिए ना उसके अंदर भी है ये, उसमें डिटेल में समझाया हुआ भी है। संक कॉस्ट आगे भी आ चुका है। संक कॉस्ट क्या है? क्योंकि पास्ट में इंपॉर्टेंट था, फ्यूचर में वो काम नहीं लगेगा। कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट, वहां पर क्या था? ये सेंटेंस दिया था और पूछा था कि ये कॉस्ट कौन सी है। यहां पर ये कॉस्ट का नाम दिया है और उसका मीनिंग पूछा हुआ है। कौन सा एमसीक्यू था? एमसीक्यू नंबर 39। देन 50 ब्लैंक आर एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर विच कैन बी आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विथ कॉस्ट सेंटर। अभी देखो डायरेक्ट के अंदर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके वो डायरेक्ट होता है। अभी डायरेक्ट के अंदर 3 होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पर 2 तो बोल दिया। देखो क्या बोला है, सेंटेंस ध्यान से समझो। ब्लैंक आर द एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को छोड़ के जो कि आइडेंटिफाइड एंड लिंक्ड विथ कॉस्ट सेंटर। तो डायरेक्टली किसी को कॉस्ट सेंटर के साथ लिंक कर सकते हैं तो वो 3 होते हैं, या तो डायरेक्ट मटेरियल होगा, या तो डायरेक्ट लेबर होगा, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब यहां पर बोला कैसे? जिसको लिंक कर सके वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के कौन? तो अभी एक ही तो बचा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन, अभी ये तो आ चुका है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कब होगा? आगे भी समझाया था। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कि डिक्रीज होगा? तो डिक्रीज होगा। तो आगे जो हमने देखा था ना वो इंक्रीज वाला एग्जांपल था। देखो यहां पर मैंने लिख के बताया था ब्रिक्स वाला, ये एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो गई। अब यहां पर बोला है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कब हो जाएगी? तो ऑपोजिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस। मतलब पहले 1000 रुपीज का खर्चा होता था और टोटल यूनिट्स होते थे 100, तो 10 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती थी। पर सपोज यहां पर प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया, 1000 रुपए का फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, बट यूनिट यहां पर फॉर एग्जांपल हो गए 10 यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 100। तो जैसे ही एक्टिविटी, ये लिख देना रूल, एक्टिविटी डिक्रीज हुई तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ये क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और ऑपोजिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कब होगी? जब एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देन ब्लैंक इज अ मेजरमेंट इन अ मॉनेटरी टर्म्स, ऑलरेडी आगे आ चुका है, सेम टू सेम ही एमसीक्यू है, कॉस्ट की डेफिनेशन है। देन 54 blank are those costs which under a given condition or performance efficiency should not have been incurred। देखो should not have been incurred नहीं होना चाहिए था, ये खर्चे की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी कर दिया, तो जिसको हम रोक सकते हैं वो क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल कॉस्ट। देखो कोई स्पेसिफिक कंडीशन या परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के टाइम पर इसकी जरूरत नहीं थी, शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड, आपको ये खर्चा करने की जरूरत नहीं थी बट आपने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी ने आपके मोबाइल में ऑलरेडी टफन ग्लास फिट करके दिया हुआ है और आपने ऊपर से फिर से और टफन ग्लास लगाया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये खर्चा कैसा था यार, क्यों लगाया तूने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अवॉइडेबल था, ये पैसा तुम बचा सकते थे। दोनों ही फ्रेंड्स एक साथ अपने घर से निकल के साथ साथ रहते हैं, वही आजू बाजू रहते हैं, वो क्लास पे आ रहे हैं 2 व्हीकल लेके, यार क्यों डबल खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहा है भाई तू, दोनों हम शेयरिंग करके चले जाएंगे, तो ये खर्चा हम अवॉइड कर सकते थे।
जो खर्चा करने की जरूरत नहीं थी वो अवॉइडेबल कॉस्ट. देन द कैरेज एंड कैरेज एक्सपेंस रिलेटिंग टू शिफ्टिंग ऑफ direct indirect material of finished goods under abnormal condition such as fire, flood, etc. would be treated as charge to costing profit and loss account. ये याद रखना पड़ेगा आपको. Cost which does not involve, ये तो अभी आगे आ गया. वहां पर पूछा था imputed cost क्या है, यहां पर वो डेफिनेशन दी है और पूछा है कौन सा MCQ था. एंड ब्लैंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ये भी आगे आ चुका. प्रिपेयर्ड इन एडवांस, प्री डिटरमाइन वर्ड था वहां पर. प्रिपेयर्ड इन एडवांस प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन. तो एस्टिमेटेड या दूसरा नाम क्या था उसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट. याद करो कौन सा एमसीक्यू था. चेक करो 35 नंबर का है. सेम एमसीक्यू को ट्विस्ट करके किस तरह से पूछ सकते हैं वो आपको समझ में आएगा. क्लियर. चलिए यहां पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. 50 मिनट जितना टाइम गया बट उसके अंदर हमने 57 एमसीक्यूज डिस्कस किए और उसके सराउंडिंग भी इंफॉर्मेशन डिस्कस की. मतलब तकरीबन 50 सेकंड के आसपास, 45 टू 50 सेकंड के आसपास हमने एक एमसीक्यू प्रिपेयर किया हुआ है विद सराउंडिंग इंफॉर्मेशन डिस्कशन. आप लोग इस वीडियो को फिर से देखोगे, प्रॉपरली पढ़ोगे पैम्पलेट से और रिवीजन नोट्स जो है और 11 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो जो है उसको भी ज़रूर देखना है. ठीक है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा. ये सारे के सारे कंटेंट एप्लीकेशन के ऊपर है अवेलेबल, कुछ कंटेंट यूट्यूब पर भी है अवेलेबल, तो वहाँ से देखोगे और बेस्ट प्रिपरेशन करोगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग हमारे लेक्चर एंड करते हैं.